हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं कि ये चैप्टर आपको 10th में भी पढ़ना है, जो मैं आज से स्टार्ट करूंगा, और ये चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ना है। अगर मान लीजिए चैप्टर आपको 10th में अच्छे से समझ में नहीं आया तो आपको 12th में भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक चीज हो सकता है कि आप 10th का एग्जाम निकालने के लिए, 10th में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप इस चैप्टर को क्या किए, थोड़ा सा रट्टा मारिए और एग्जाम में लिख भी दिए। अब जब 12th में जब गए तो जब इस चैप्टर से वहां पे मुलाकात हुआ तो वहां भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप 10th में इस चैप्टर को क्या किए हैं, समझे नहीं है, रट्टा मारे हैं। तो वहां भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप भी वहां पे क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे, और वहां पे रट्टा मारना मुश्किल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बहुत सारा फॉर्मूला हो जाता है। अब कितना फॉर्मूला को रटिएगा, बात समझ रहे हैं? तो वहां पे अगर रट्टा मार के एग्जाम देने जाइएगा तो पता चलेगा कि किसका आंसर किसी और का लिख के आ गए। मतलब ये क्वेश्चन कुछ और पूछा था, हम आंसर कुछ और लिख कर आ गए, क्योंकि रट्टा मारे है ना। तो रट्टा मारने के केस में क्या होता है, आंसर का मतलब क्या बोलते हैं, खिचड़ी बन जाता है। और आंसर जब खिचड़ी बन जाता है तो पता नहीं कौन सा निकलेगा, कौन सा लिखा जाएगा आंसर में। अब ऐसे केस में एग्जामिनर काट देता है और आपको लगता है कि हम सही लिख कर आए। इसीलिए इस चैप्टर को यहाँ जो पढ़ाया जाएगा आपको एक एक चीज को अच्छे से समझना होगा, कि ताकि आपका जब 12th में चैप्टर से मुलाकात हो तो वहां पे ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना, आराम से वहां भी समझ में आए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है हम लोग को। इस चैप्टर के नाम से ही देखिए कुछ कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा नाम से ही, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एक चीज और बता दूं कि इस चैप्टर में मैं 0 से ऊपर तक लेकर जाऊंगा, और जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको स्टार मार्क करते चलूंगा। मैं बताता चलूंगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग भी उसको जब नोट्स में बनाएंगे तो आप लोग भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। क्लियर ना? तो यहाँ पे चैप्टर में देखिए क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हमें बात करना है यहाँ पे। क्लियर? एक चीज और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से 3 इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जनरली 3 इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। पहला इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जनरली 3 इफेक्ट हम लोग बात करते हैं। तो पहला इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, and the second effect, magnetic effect of electric current, and then third, chemical effect of electric current। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, जनरली 3 इफेक्ट होता है। पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन थर्ड वन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कि जब हम एक हाईली रेजिस्टिव कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को जब पास कराते थे तो वो कंडक्टर क्या कर जाता था, हीट कर जाता था, गर्म हो जाता था। और ये चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि किस तरह से गर्म होता है।
अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक उस लेक्चर को, तो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो लेक्चर जो हमने बना के रखा है उसका प्ले बना के रखा है, उसको जाके आप देख लें और वहां पे आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जब हाई रेजिस्टिव कंडक्टर से जब पास कराते हैं तो कैसे वो हीट होता है, कैसे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वहां पे हमने बात किया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। थर्ड वन, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, और ये चीज आपको 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें इसको पढ़ाया जाता है। क्लास 8 में भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया गया है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग पास कराते हैं कंडक्टिंग लिक्विड से तो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे 10th में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको ये 12th में पढ़ना है। क्लियर? अच्छे से डिटेल में इसको 12th में केमिस्ट्री में पढ़ना, फिजिक्स में इसको नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ाना है इसको। क्लियर? तो हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं। सेकेंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर का ही नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा अब हेडिंग होगा, यानी कि सेकेंड यही है ना। चलिए तब इसको बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, ध्यान से देखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा उसके बारे में पढ़ना है, या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तभी तो हमें पढ़ना है, नहीं होता है तो क्यों पढ़ते हैं। लॉजिक है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता तो क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों चैप्टर का नाम पढ़ता है। तो सिंपली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उसी के बारे में पढ़ना है। क्लियर? अब एक चीज और कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, पूरा बेसिक चीज बता रहा हूं। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट यही होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना होता है तो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि I = Q/D। यस या नो? क्लियर? या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज को भी बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। शॉर्ट सिंपली बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज को भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। फिर से रिपीट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि मैं बोल सकता हूं कि फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं बोल रहा हूं कि चार्ज के फ्लो की वजह से ही मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग आगे यही बात करेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, कितना प्रोड्यूस होता है, वगैरह वगैरह। क्लियर? तो मैं वो सारे डिस्कस करने से पहले, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये सब डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज और आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो कि वो भी बहुत काम आएगा यहाँ पे। वो नाम क्या है उसका, रिलेटिव वेलोसिटी।
देखिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, सारा चीज डिटेल में, डेप्थ में, एकदम बेसिक, क्योंकि अगर बेसिक आपको नहीं पता होगा ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, सिर्फ रट्टा मारने वाला काम हो जाएगा। इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूँ क्यों और कैसे सब कुछ। तो रिलेटिव वेलोसिटी पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम बैक टू फ्लो ऑफ चार्ज पे आएंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट पे आएंगे। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाएगा तो हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि रिलेटिव, जिसमें जो रिलेटिव वर्ड जो लगा है ये रिलेटिव यानी कि दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो रिलेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के मार्कर है और ये हमारा इसका कैप है, अगर इस कैप का वेलोसिटी अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके पास जो वेलोसिटी होगा इसके रिस्पेक्ट में वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। या ऐसे बोल सकते हैं इस मार्कर का वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी और के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उसे हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव कहने का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के कंपैरिजन में, किसी के रेफरेंस में। बात समझ रहे हैं? गुड। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी ऑब्जेक्ट का अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं या बता रहे हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, किसी से रिलेट करके बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका वेलोसिटी वी ए है और एक और ऑब्जेक्ट है बी और इसका वेलोसिटी वी बी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं आपसे बोलूं कि बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में जो होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा बी का ए के रिस्पेक्ट में। नहीं समझ में आया? आपको करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी और के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। बस इतना सेट कर लीजिए। अगर रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालना है, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। उसके लिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। ब्रह्मास्त्र क्या है कि रिलेटिव इक्वल टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस। ये आप ब्रह्मास्त्र की तरह समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटने वाला बात नहीं, समझने वाला बात है। क्लियर? देखिए कैसे ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझें। रिलेटिव कहने का मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो रिलेटिव हो गया। किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रिलेट करे किसी और के साथ तो वो हो गया रिलेटिव। क्लियर? तो पहले रिलेटिव का बात करते हैं, फिर एक्चुअल का, फिर रेफरेंस का। तो चलिए देखिए, जैसे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। अगर ए ऑब्जेक्ट का, ध्यान सुनिएगा, अगर ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए कि ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये जो हमने टर्म लिखा ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी कि ये वाला टर्म क्या है? ध्यान से सुने। ये जो टर्म है ये कुछ और नहीं, ये क्या स्टैंड कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि अगर बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ये जो है आपको ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए।
यानी कि ये जो है ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो रिलेटिव टर्म है ना, मतलब रिलेट कर रहा है। ये क्या बता रहा है, रिलेटिव टर्म है, यानी कि भी रिलेट कर रहा है, मतलब ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, बी रिलेट कर रहा है ए के साथ, यानी कि ये जो वेलोसिटी है एक्चुअली रिलेटिव टर्म है। तो इसीलिए हमने रिलेटिव में दिखाया, यानी कि रिलेटिव टर्म दो चीज हो सकता है यहाँ पे, एक तो ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी यानी कि वी ए बी, एक और आपको क्या हो सकता है कि बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए यानी कि वी बी ए। तो ये वाला जो चीजें है ये रिलेटिव टर्म है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है ए बी के साथ और बी ए के साथ। क्लियर हो गया, ये रिलेटिव टर्म यानी कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए। यहां तक क्लियर? गुड। एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा, फिलहाल थ्योरी समझ लीजिए। अब आते हैं एक्चुअल पे कि ये एक्चुअल क्या होता है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी कि ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ए का जो वेलोसिटी होगा वो एक्चुअल होगा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बात कर रहे हैं किसी और के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअल वेलोसिटी होगा। यानी कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बात कर रहे हैं, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेलोसिटी जो होगा वो ऑब्जेक्ट ए का एक्चुअल होगा। फिर से रिपीट कि अगर मान लीजिए ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी कि ए का हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली है, तो ए का वेलोसिटी एक्चुअल हो जाएगा। क्लियर? मान लीजिए कि बी का वेलोसिटी हम ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बी का वेलोसिटी हम ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो बी एक्चुअल हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए हम बात करें भी बी ए, तो ये क्या बता रहा है कि बी का बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में बी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो एक्चुअल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल, यानी कि ये एक्चुअल हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल कौन सा होगा, जिसका बात करेंगे किसी और के रिस्पेक्ट में उसका हो जाएगा एक्चुअल। ए का बात करें बी के साथ, बी के रिस्पेक्ट में, तो ए एक्चुअल हो गया। बी का बात कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो बी हो गया एक्चुअल। क्लियर? अब आते हैं रिफरेंस, ये भी समझे अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि ए का बात कर रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, तो बी हो गया रिफरेंस, यानी कि ए किसके रेफरेंस में बात किया जा रहा है, बी के रेफरेंस में, तो बी हो गया रेफरेंस। यानी कि अगर मान लीजिए भी ए बी बात करें, यानी कि ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो बी क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, रेफरेंस। एक चीज और कि अगर मान लीजिए बी का बात कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो ए क्या हो जाएगा, रेफरेंस। यानी कि अगर मान लीजिए हम भी बी ए बात करेंगे, तो इस केस में भी ए क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। समझ गए अच्छे से? ये मैं आपको बता रहा हूं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे तुरंत हम इस सबको यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको अच्छे से, फिर से तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हिंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल 1, एक ऑब्जेक्ट है ए और इसकी वेलोसिटी भी ए है इस डायरेक्शन में, एक बी है और इसका वेलोसिटी इधर है। अब ध्यान सुनिएगा, हमें क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो इस केस में जब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बात करेंगे, तो ए क्या हो जाएगा, एक्चुअल। इसका बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअल हो जाएगा, तो एक्चुअल पहले, उसके बाद माइनस, एक्चुअल माइनस किसके रिस्पेक्ट में बात करें, बी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस, यानी कि ये हो गया आपका
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर मान लीजिए इसी में अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, यहां पे बी की बात किया जा रहा है तो बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्चुअल माइनस किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए क्या हो जाएगा, रिफरेंस। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बात करेंगे तो बी का वेलोसिटी एक्चुअल हो जाएगा और ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। यहाँ देखिए ए तो ए, बी तो बी, बी पहले तो बी पहले, ए तो पहले, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। क्लियर? एक काम करते हैं, एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल टाइप का ले लेते हैं ताकि और अच्छे से रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ही है, फाइंड फर्स्ट बी ए बी, दूसरा भी बी ए। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड देन बी, इसकी वेलोसिटी भी बी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, ए बी है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि फाइंड भी ए बी और दूसरा वाला फाइंड भी बी ए, यानी कि ये क्या पूछा फर्स्ट में, भी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए का पूछा है बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, जिसका पूछा है उसी में से माइनस करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में, यानी कि बी ए माइनस बी बी। अगर याद नहीं हो रहा है तो ये पहला टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे, यानी कि भी ए माइनस भी बी। ये कितना है 5, ये कितना है 2, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। दूसरा भी बी ए पूछा है तो बी पहले तो भी बी माइनस, तो ये आपका हो गया 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आ गया, यानी कि वेलोसिटी समझ में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ, एक चीज और बता रहा हूं तो थोड़ा सा बताइए, रिड्यूस कर दिया है फिजिक्स में, आपको 2 चैप्टर प्लस में इस चैप्टर का भी 2-3 टॉपिक हटा दिया है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है और ये इधर मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट बी है जो कि इधर मूव कर रहा है, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है और बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताना है, यानी कि यहाँ पे ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बताना है, बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बताना है। अब देखिए, ध्यान सुनिए, अभी जो हमने बताया वही आपको यूज करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे वी बी माइनस वी ए। अब ध्यान से सुनेंगे, ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम एक को माइनस ले सकते हैं, या तो हम इसको माइनस ले, चाहे हम इसको माइनस ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ए का बात कर रहे हैं, तो ए का वेलोसिटी इधर है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में। बी का वेलोसिटी क्या है, इधर है, यानी कि बी का वेलोसिटी ए के वेलोसिटी में अपोजिट डायरेक्शन है, दैट्स वाई हम बी को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फिर से रिपीट कि जब हम ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ए का वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में बी का वेलोसिटी है, इसलिए हम बी को नेगेटिव लेंगे, ए का नहीं लेंगे नेगेटिव। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ए का ही बात कर रहे हैं, तो ए को नेगेटिव हम नहीं ले सकते।
जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है उसके डायरेक्शन के हिसाब से हम ले लेंगे। तो बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो बी का डायरेक्शन इधर है, तो बी हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। यानी कि ध्यान से देखिएगा, ये क्यों नेगेटिव ले रहे हैं समझो, क्योंकि ए का वेलोसिटी के डायरेक्शन इधर है और इसी का बात कर रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, तो बी का वेलोसिटी अपोजिट है, इसलिए हम बी का नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें आते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है, b का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, vb माइनस va। अब b का बात कर रहे हैं a के रिस्पेक्ट में, अब b का डायरेक्शन इधर है, अब इसको नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। b का बात कर रहे हैं a के रिस्पेक्ट में, तो a का नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि a का वेलोसिटी जो है b के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई हम a को नेगेटिव हम लोग लेंगे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम a को नेगेटिव लेंगे, तो vb प्लस b। बात समझ गए, यानी कि a का जब बात करेंगे तो b को हम नेगेटिव लेंगे, जब b का बात करेंगे a के रिस्पेक्ट में तो a का नेगेटिव लेंगे। तो याद रखिएगा क्या इसके लिए कि सर b की बात करेंगे तो a का लेंगे, नहीं। अगर हम b का बात करें तो b का देखिए वेलोसिटी किधर है, इधर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको नेगेटिव लेंगे। a का बात कर रहे हैं b के रिस्पेक्ट में, तो a का वेलोसिटी इधर है, इसके जस्ट अपोजिट में b है, तो b को नेगेटिव ले लेंगे। समझ गए, यानी कि यहां से एक चीज कंक्लूजन निकला, यहां से एक चीज कंक्लूजन निकला हमें कि अगर पहला कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, वी ए बी वी बी, और कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा है यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा माइनस में होगा। अगर दोनों पैरेलल है, सॉरी पैरेलल नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगा va प्लस vb और va प्लस vb। यानी कि अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, तो सिंपल अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है किसी के रिस्पेक्ट में तो उसको सिंपली ऐड कर दे। जैसे एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है a 5 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है, एक b है आपका ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अगर आपको VAB निकालना है तो 5 + 2 कर दे, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए VA निकालना है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 + 2 यानी कि 7। क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग यूज करने जा रहे हैं। चलिए, ये हम क्यों पढ़े इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट में तो आपको नहीं समझ में आता कि क्या आप बोल रहे हैं, इसलिए हमने वेलोसिटी बता दिया। सुनो कि चार्ज के फ्लो की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सुनिए कैसे प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए कोई चार्ज है, अगर वो चार्ज ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है, यानी कि उसके पास वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट बढ़ाया, यानी कि चार्ज का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर वो मोशन में है तभी जाके मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी चार्ज ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है तभी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। आपको केस वाइज समझाता हूं इसको। केस 1, जैसे मान लीजिए एस, ये हमने रिफरेंस या फ्रेम मान लिए, क्या मान लिए, फ्रेम, या बोल सकते हैं ऑब्जर्वर। सर ऑब्जर्वर ऐसा होता है क्या? देखिए ऑब्जर्वर या फ्रेम किसी टाइप का भी हो सकता है, किसी टाइप का, तो हमने कुछ ऐसा मान लिया है। आप जैसा एक पॉइंट को भी मान सकते हैं,
एक पॉइंट को भी ऐसे मान सकते हैं, आप मोशन में पढ़े होंगे कि एक ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फ्रेम या ओरिजिन, तो उसको बोलते थे मोशन में। सिंपल यहाँ पे भी वही है कि हमने एक फ्रेम को माना, फ्रेम हमारा कुछ ऐसा है और उस फ्रेम का नाम क्या दे दिया हूँ, एस नाम दे दिया हूँ। ये जो हमने फ्रेम कंसिडर किया है, इस फ्रेम को हमने क्या नाम दिया, एस नाम दिया। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर आप ऐसा फ्रेम क्यों माने, आप जो मानना चाहते हैं मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा शेप में माना मान लो। बट ये फ्रेम है, ऑब्जर्वर है, हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मान लीजिए ये फ्रेम जो है रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में, यानी कि जो ऑब्जर्वर हमने कंसिडर किया है एस, ये क्या है, रेस्ट में। अगर ये रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो मान लीजिए इसका वेलोसिटी भी एस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। मान लीजिए एक चार्ज जो कि Q है, ये भी क्या है, रेस्ट में है, ये भी क्या है, रेस्ट में है। अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, भी Q क्या होगा, जीरो। भी Q यानी कि चार्ज ऑफ, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। Vs मतलब चार्ज ऑफ ऑब्जर्वर या बोल सकते हैं रेफरेंस। Vq यानी कि चार्ज ऑफ, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। अब दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। अगर चार्ज और रेफरेंस का अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम या ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, VQS। वेलोसिटी ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू क्या, रेफरेंस या बोल सकते हैं ऑब्जर्वर या फ्रेम, क्या हो जाएगा, VQ माइनस VS। तो VQ कितना है, जीरो, ये भी कितना है, जीरो, यानी कि VQS, यानी कि VQS क्या है, जीरो। यहां से क्या मिला कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम या ऑब्जर्वर कितना आया, जीरो आया। यानी कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, यानी कि रिलेटिव मोशन है ही नहीं, यानी कि ये चार्ज इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है ही नहीं। तो याद रखिएगा कि जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो होगा, यानी कि प्रोड्यूस नहीं होगा। B4 मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता था। याद कीजिए जब हम चार्ज पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे, तो उसमें क्या बताया था कि अगर एक चार्ज है तो उसके अराउंड में, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो B हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आगे बात करेंगे इसमें हम लोग इस चैप्टर में। अभी बेसिक बता रहा हूं कि प्रोडक्शन या प्रोड्यूस कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, ये बताना चाह रहा हूं। तो चार्ज का जो रिलेटिव वेलोसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है, जीरो, यानी कि रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन नहीं होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। B इक्वल टू जीरो का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चाहे वो मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो। ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम बात कर चुके हैं जिसको कि अगर चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस होता है। तो ये चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बट जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा बट जीरो नहीं होगा। बट रिलेटिव वेलोसिटी चार्ज का रेफरेंस के फॉर्म में या फ्रेम के रिस्पेक्ट में जीरो है, इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। एक एक चीज समझिएगा बात को, क्लियर, बहुत हाई लेवल का है और बेसिक है, क्लियर। केस नंबर 2 कि मान लीजिए यही फ्रेम एस अभी भी क्या है, रेस्ट में है, तो इसका वेलोसिटी अभी भी क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या है, फ्रेम है या ऑब्जर्वर। मान लीजिए यहां पे जो चार्ज है, ये चार्ज अब ना
मूव किया मोशन में विथ वेलोसिटी v, यानी कि दिस टाइम वेलोसिटी ऑफ q यानी कि चार्ज इस क्या है v है। इस बार जो हमने फ्रेम कंसीडर किया था, फ्रेम अभी भी रेस्ट में है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्रेम क्या है 0 है। बट इस बार चार्ज को हम मूव करा दिए विथ वेलोसिटी v, यानी कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज v मान लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, यानी कि s क्या हो जाएगा vq माइनस vs। vq क्या है v है, ये क्या है 0 है, यानी कि v है। यहां पे आप बताइए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम क्या 0 आया है, क्या 0 आया है, क्या 0 आया, v आया, यानी कि कुछ न कुछ वेलोसिटी है बट 0 नहीं आया है। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि ये चार्ज जो है फ्रेम के रिस्पेक्ट में और रिलेटिव मोशन में है। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि मोशन में है, रिलेट कर रहा मतलब रिलेटिव मोशन है। या बोल सकते हैं कि चार्ज के पास रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम या ऑब्जर्वर। तो इस केस में मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, प्रोड्यूस होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहां पे चार्ज मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑब्जर्वर, दैट्स व्हाई यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा तो 0 तो नहीं होगा, इसलिए नॉट इक्वल टू हमने 0 लिखा। एंड चार्ज तो है ना, तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्लियर? वेरी गुड। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। एक चीज और, केस नंबर 3, एस हो गया आपका फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन वगैरह जो भी मानना मान सकते हैं। इसका वेलोसिटी मान लीजिए इस बार रेस्ट में नहीं है, रेफरेंस जो है इस बार रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, यानी कि इस बार फ्रेम भी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। और जो हमने चार्ज कंसीडर किया है, ये चार्ज भी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, यानी कि vq इक्वल टू v। यानी कि जो हमने फ्रेम कंसीडर किया है उसका भी वेलोसिटी v है, और जो चार्ज है उसका वेलोसिटी क्या है v है। इट मींस चार्ज एंड रेफरेंस का दोनों का वेलोसिटी क्या है सेम है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है एक ही डायरेक्शन। अब ये काम करते हैं, चार्ज का रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम। तो vq माइनस vs, vq कितना है v है, vs कितना है v है, यानी कि 0, यानी कि vqs क्या गया 0 आ गया, क्या गया 0। रिपीट कर रहा हूं, फ्रेम इस बार रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो कितने स्पीड से या वेलोसिटी से v से। ये चार्ज जो हमने कंसीडर किया, ये भी चार्ज मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, जितने वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या है सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो चार्ज का रिलेटिव वेलोसिटी में निकाला किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस या फ्रेम के फॉर्म में, फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया 0 आया। तो क्या ये चार्ज इसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि ये चार्ज इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 0 है। अब रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो ये चार्ज इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है। मोशन आप लोग पढ़े होंगे कि ये चार्ज इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो ये चार्ज इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही होगा। क्या होगा, रेस्ट में ही होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है चार्ज का विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा।
बट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। ये 3 केस से ये पता चला, 3 केस से क्या कंक्लूजन पता? पहला कंक्लूजन कि चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक चीज पहला हो गया, चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बट अगर चार्ज ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर चार्ज फ्रेम या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है या रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी सिंपली बोल सकते हैं कि चार्ज अगर मूव कर रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा करेगा करेगा। क्लियर हुआ? ये बहुत जरूरी था पॉइंट आपके लिए। क्लियर हो गया ना अच्छे से? तो 2 पॉइंट आप लोग दिमाग में सेट करेंगे कि चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अगर चार्ज मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और चार्ज अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया यहां तक अच्छे से? गुड। यानी कि एक चीज हमें यहां पे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? जब चार्ज रेस्ट में मोशन में होता है। मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? जब चार्ज मोशन में होता है, तब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज के फ्लो की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हमने अभी देखा कि चार्ज जब फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैं बताऊंगा, आगे है पढ़ना। फिलहाल ये बेसिक है, इसलिए कंफ्यूज ना होंगे कि क्या सर क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड में बताऊंगा आगे क्या होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। पर फिलहाल समझे कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? अब आगे हमने अभी जैसे बात किया कि जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हमने अभी बात किया ना कि चार्ज अगर मूव करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मैं अब एक चीज और बताने जा रहा हूं कि अगर चार्ज मूव करेगा तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक इफेक्ट कितना प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, ये सिलेबस में नहीं है, बट बेसिक है, जानना जरूरी है आपको। ध्यान सुनेंगे कि मान लीजिए एक क्यू अमाउंट का चार्ज मूव कर रहा विथ वेलोसिटी v, किस डायरेक्शन में? इधर। मैं क्या बताने जा रहा हूं कि चार्ज क्यों मूव कर रहा, अब इस चार्ज के मूवमेंट के वजह से इसके आसपास में मैग्नेटिक इफेक्ट या बोलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हम ये बनाने जा रहे हैं। समझ में है ना? तो मान लीजिए क्यू अमाउंट चार्ज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किधर? ऐसे। अब इस चार्ज के राउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके राउंड में क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लेते हैं पार्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से पॉइंट P। अब इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, पहले बता दो कि बोर्ड के एग्जाम में ये जो अभी बता रहा हूं नहीं आएगा, ये बेसिक है, आगे आपको काम आएगा, बड़ा आसानी से समझ में आएगा सारा चीज। क्लियर? तो क्या बोल रहा था कि चार्ज क्यू मूव करेगा वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में, इसके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो एक पार्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस चार्ज के मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, वो बताना है, वही बताना है। तो देखिए मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा है पार्टिकुलर स्टैंड पे, यहाँ पे था, पार्टिकुलर स्टैंड पे यहाँ पे था, यहां से मान लीजिए डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो डिस्टेंस क्या है? r। रिपीट कि मान लीजिए चार्ज ऐसे मूव कर रहा था एक पार्टिकुलर टाइम में, यहाँ पे था चार्ज, और यहां से यहां तक जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं वो डिस्टेंस कितना मान लिए? r मान लिए। अब ये डिस्टेंस जो r है, जिसका डायरेक्शन किधर है? इधर है, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? ये है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। रिपीट, जिस पॉइंट पे हमें बताना है उस
चार्ज से आर डिस्टेंस पे बताना है, यानी कि ये चार्ज जो है यहाँ पे था और यहां से पी पॉइंट पे इस चार्ज के मूवमेंट के वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो बताना है। वेलोसिटी किधर है, तो वेलोसिटी और ये डिस्टेंस जो हमारा आर है इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ध्यान से देखेंगे क्या होगा, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी आर साइन थीटा बाई आर क्यू। घबराए नहीं, आपको ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम बेसिक थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि आपका डर खत्म हो जाए थोड़ा सा इस चैप्टर से। तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, ये आर कैंसल हो जाएगा, क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देखिए ये आप 12th में जाएंगे तो आपको ये पढ़ना है। अभी अगर आपको मैं दिखा दे रहा तो वहां पे जाइएगा तो हाँ हम तो जानते हैं वहां पे डिराइव किया जाएगा इस फॉर्मूले को अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर देख लेते हैं तो आपको वहां पे आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूं। तो यहाँ पे बी क्या आ गया, म्यू नॉट 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। यानी कि अगर मान लीजिए क्यू चार्ज मूव करा विथ वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में, और उसके अराउंड या सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एक पार्टिकुलर पॉइंट r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई q, जो चार्ज हमारा फ्लो करा था वो q, जो वेलोसिटी से मूव करा था वो वेलोसिटी, साइन थीटा, यानी कि थीटा ये थीटा कौन सा है, ये वाला, क्लियर। और r कौन सा है, p और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज और जिस पॉइंट के बीच में उसका डिस्टेंस, क्लियर। अब एक चीज और कि म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है, एक कल सिंपली बोल सकते हैं कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है उसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं b इक्वल टू, इसके जगह पे हम लोग 10 टू द पावर -7 रख सकते हैं, क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और आपके मन में आया होगा कि म्यू नॉट क्या है, तो ये सब नहीं यहाँ पे पढ़ना है, सिर्फ मैं बता दे रहा हूं कि म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है। ये जो म्यू नॉट है, म्यू कैसे लिखा हुआ है, ऐसे यू बनाना है और एक टेढ़ा मान लेना है, ये इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, क्लियर। इसका वैल्यू इतना होता है। अगर इस वैल्यू का आप यहाँ पे रखेंगे तो 4 पाई कट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 10 टू द पावर -7, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई की अगर बात करें तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नीचे है 4 पाई कट गया तो बच गया कितना, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -7, क्लियर। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि करंट के वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी के बारे में पढ़ा। कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज मोशन में होता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव मोशन में होता है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम या ऑब्जर्वर, तब जाके मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चार्ज जब रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता ही है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता ही होता है, ये हमने पढ़ा। हमने ये भी अभी तुरंत पढ़ा कि अगर कोई चार्ज मोशन में विथ वेलोसिटी v और उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, किसी पॉइंट p पे r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो v इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, या बोल सकते हैं 10 टू द पावर -7 क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। थैंक यू।